ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम शरद पूर्णिमा इस पर्व पर कुछ चिंतन करेंगे। शास्त्र में इसके विषय में क्या बताया है, लोक में क्या प्रचलित है और क्या होना चाहिए, उसके क्या कारण हैं, ज्योतिष की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कैसे ये पर्व उपयोगी है, इस पर चिंतन करते हैं। देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, शरद पूर्णिमा। शरद 6 ऋतुएं भारत में होती हैं, उसमें शरद ऋतु वर्षा के बाद और हेमंत अर्थात कठोर जो सर्दी आती है दिसंबर जनवरी की, उससे पहले, यानी मोटे रूप से सितंबर अक्टूबर मान लीजिए। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से ये 20 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक का इसका समय बनता है सूर्य के अनुसार, और ऋतुएं सूर्य के अनुसार होती हैं। तो शरद ऋतु इस ऋतु को कहते हैं, यानी जब सूर्य भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा, ये पहुंच चुका है, अब तो ज़्यादा ही समय हो गया है, उसके बाद तो वो मध्यकाल होता है। तो अब सूर्य दक्षिणायन की तरफ चल रहा है, इसे विसर्ग काल कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग काल। 21 जून को सूर्य जो है वो दक्षिणायन होता है अंग्रेजी तिथि के अनुसार, और वैसे जब सूरज कर्क राशि पर आता है तो वो उत्तर का गमन उसका बंद हो जाता है और दक्षिण की तरफ वो गमन करने लगता है। सूर्य गमन करता है ऐसा प्राकृतिक रूप से नहीं है, लेकिन हम पृथ्वी पर ऐसा व्यवहार में देखते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से हम कहते हैं ना, सूर्य उदय हो गया, सूर्य मध्याह्न में आ गया, आकाश के बीच में आ गया, सूरज ढल गया, सूरज अस्त हो गया। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है, ऐसा व्यवहार में दिखाई देता है हमें। लेकिन यथार्थ तो भिन्न है, आप सब जानते हैं। तो सूर्य जो है उसका ये विसर्ग काल है। 2 काल होते हैं, उत्तरायण आदान काल और दक्षिणायन विसर्ग काल। उसके मध्य में जो ऋतु है, यानी विसर्ग काल की प्रथम ऋतु वर्षा, दूसरी जो ऋतु है शरद ऋतु, और तीसरी अर्थात अंतिम जो ऋतु है वो हेमंत ऋतु। ये तो ये विसर्ग काल। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग मानी छोड़ना, और आदान मानी ग्रहण करना। तो आदान काल में जो सूरज है, द्युलोक है, वो भूलोक पर जितने भी प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, उन सब से आदान ग्रहण करता है। उनके रस रक्त आदि धातुओं से पोषक तत्वों को, जलीय अंश को, कफ आप्य भाग को खींच लेता है, क्षीणता आती है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और फिर हेमंत ऋतु, उसमें तो हम सब भरपूर हो जाते हैं। तो ये विसर्ग मानी छोड़ना। द्युलोक इस समय विसर्ग कर रहा है, छोड़ रहा है, हमारे लिए दे रहा है, ये मान लीजिए। तो उसका शरद ऋतु 2 मास हो गए, आश्विन और कार्तिक। इनकी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा अर्थात शरद ऋतु की 2 पूर्णिमा। अब इसमें सामान्यतया भारत में और उत्तर भारत में आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और सब लोग जानते हैं। लेकिन एक कवि हुए हैं, नाटककार हुए हैं विशाख दत्त, उन्होंने पुस्तक लिखी है मुद्रा राक्षस। उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन है। नंद वहाँ राज्य करते थे, चाणक्य जो हैं उनके प्रयास से चंद्रगुप्त वहाँ का राजा बन जाता है। तो वहाँ पाटलिपुत्र के लोग शरद पूर्णिमा कह लीजिए, शरद पूर्णिमा शब्द नहीं आता वहाँ,
तो वो जो है शरद ऋतु का चंद्रमा का पर्व, बहुत कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। कौमुदी किसे कहते हैं? चंद्रमा की जो रोशनी है, प्रकाश है, उसको कौमुदी, उसका महोत्सव मनाया जाता है। तो आज के समय में या आयुर्वेद की भाषा में, ज्योतिष की भाषा में उसको शरद पूर्णिमा कह सकते हैं। तो उसके जो व्याख्याकार हैं कुछ, उनको मैंने जब पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि ये जो कौमुदी महोत्सव है कौन सा है? तो कुछ कहते हैं कि शरद पूर्णिमा जो आश्विन पूर्णिमा है उसी को कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था पाटलिपुत्र में। कुछ आचार्य वो कहते हैं कि नहीं, ये कार्तिक पूर्णिमा जो है उसको कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो दो मत वहाँ आते हैं, लेकिन ये सभी मानते हैं कि ये कौमुदी महोत्सव क्या है? शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चंद्रिका पूर्ण मनुष्यों को मिलती है, पशु पक्षियों को मिलती है, वनस्पति जगत को मिलती है, औषधियों को मिलती है, विभिन्न प्रकार के जो छोटे पौधे हैं उन सबको मिलती है, और सब उसको स्वीकार करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। कौमुदी क्या है? कु मानी पृथ्वी, मुद मानी हर्ष। तो कौमुदी क्या है? जो पृथ्वी को हर्षित करे। तो पृथ्वी क्या है? वो तो जड़ है, उसका हर्ष और शोक तो कुछ हो नहीं सकता। तो क्या होगा? तो पृथ्वी का मतलब पृथ्वीस्थ, पृथ्वी पर स्थित जितने भी चेतन हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वनस्पति, औषधियाँ, छोटे पेड़ पौधे, लताएं आदि, ये सब क्या होते हैं? उस दिन हर्षित होते हैं। तो इसलिए उसको कौमुदी कहते हैं। तो ये दो जो महीने हैं उनका जो शुक्ल पक्ष है, आश्विन और कार्तिक का, उस समय पूर्ण चंद्रिका मिलती है और उस समय पूरी पृथ्वी जो है वो हर्षित होती है। तो इसलिए इसको कौमुदी कहा गया। उसका उत्सव उस समय मनाया जाता था। तो उससे पहले भी मनाया जाता होगा, आज भी मनाया जाता है, लेकिन अब जो इसका नाम आ रहा है, बहुत वर्षों से हम बाल्यकाल से घर में देखते आए, शरद पूर्णिमा होती थी, ग्रामीण क्षेत्र था, लोगों को पता नहीं था, लेकिन पिताजी अध्यापक थे तो वो पढ़ते थे, शास्त्र में रुचि थी, तो वो शरद पूर्णिमा पे खीर बनती थी और उसको चंद्रिका में रखा जाता था। और जब देर रात तक बैठे, कभी भजन कर लिया, कोई मंत्र बोल लिया, या कुछ देर वैसे बैठे रहे, फिर कहते बच्चों को खिलाओ, ऐसे माता जी को कहा जाता था। और रख भी देते थे कि सारी रात रहने तो फिर कल सवेरे खाना। ये खीर जो है ये अमृतमयी बन जाएगी, अमृत बन जाएगी। चंद्रमा की अमृतमयी किरणें रात भर इसका स्पर्श करेंगी तो ये अमृतमयी हो जाएगी, इसमें औषधीय गुण आ जाएंगे, ऐसा उनका कथन था। तो हम भी देखते आए, बड़े हुए तो अध्ययन किया, शास्त्रों को पढ़ा, आयुर्वेद को पढ़ा, तो लगा ये तो है। तो जब से हम बड़े हुए, अपनी सामर्थ्य हुई और अपने गृहस्थ में रहे, तो समाज के साथ मिलकर के परिवार में हम बहुत वर्षों से शरद पूर्णिमा मनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शरद पूर्णिमा मैं नहीं मना रहा। बहुत वर्ष हो गए, मुझे 35 साल हो गए करनाल में आए, बहुत मनाई, व्यक्तिगत रूप से यानी पारिवारिक रूप से कुछ लोगों को या समाज के लोगों को लेकर के। तो महत्ता बताते, चिंतन करते, उसमें भजन कीर्तन करते, और फिर उसमें एक है कि भी क्या करें। तो ये भी हुआ खेल के लिए कि चंद्रमा की चंद्रिका में एक खेल कि सुई जो है उसके अंदर बिना, उस दिन कृत्रिम प्रकाश में नहीं बैठना होता, कृत्रिम प्रकाश सब बंद कर दिया जाता है, छत पर या उद्यान में या कोई बहुत बढ़िया साफ सुथरी जगह जहाँ केवल चंद्रिका ही हो और कुछ न हो। तो खेल कर दे, स्पर्धा करते कि भाई चंद्रमा की किरणों में कौन जल्दी सुई जो है उसके अंदर सूत्र पिरो देगा, फिर उसको पुरस्कार, पहला कौन, दूसरा कौन, तृतीय कौन, यानी ये नेत्र की भी परीक्षा हो जाती थी। तो चंद्रिका में देर तक बैठना है तो क्या करें? तो सबसे उत्तम कार्य तो क्या है कि परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि को रचा है, चंद्रमा उसकी एक बहुत उत्तम रचना है, महान विभूति है, जो आह्लादक है,
अमृतमयी किरणें देती है, सबका पोषण करती है, पतिरौषधि नाम औषधियों का ये स्वामी है। इसी से ही औषधियाँ सोम, वल्ली आदि, संजीवनी आदि ये उत्तम से उत्तम औषधियाँ जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है वो प्राप्त होती हैं। तो ये चंद्रमा का ही कारण है। इसी के कारण हम सब की वृद्धि होती है, और विशेषकर लता आदि इन सब की तो वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा उसमें कारक है। तो इसलिए चंद्रमा की किरणों में बैठना, तो जिसने चंद्रमा को बनाया उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, उसकी भक्ति, उसके गुणों का चिंतन, उसके प्रति समर्पण भाव, तो वो गीत गाए जाते, कुछ मंत्र बोले जाते, कुछ श्लोक बोले जाते, और बीच बीच में ये खेल कर दिया। तो इतने में ही 10 बज गए, कभी 10:30 बज गए, कभी 11, नहीं तो 11 नहीं, बस 10 से पहले ही, क्योंकि समय पे सोना होता है। तो इतनी देर बैठे लोगों को इसकी महत्ता पता चल जाए, थोड़ी शास्त्र चर्चा में कर देता कि भाई इसकी ये महत्ता है, ऐसे हम मनाते आए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम नहीं मना रहे इसको। क्यों? ये सौभाग्य है इस वर्ष का कि अभी पिछले दिनों वर्षा हुई, बहुत हानि की है उत्तर भारत में, विशेषकर बहुत हानि हुई है, ज़्यादा फसल नष्ट हो गई, बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। लेकिन इस वर्षा के कारण जो प्रदूषण इस समय हुआ करता था अक्टूबर के आरंभ में 10, 12, 15, 20 अक्टूबर तक, और उसके कारण शरद ऋतु का जो ये महान पर्व है ये नहीं मना पाते थे, क्योंकि इतना प्रदूषण होता था कि चंद्रमा साफ दिखता भी नहीं था। तो आसमान साफ नहीं होगा तो उसके चंद्रमा की किरणें नहीं आती थी, और उसमें खीर रखेंगे, खुले में रखेंगे तो ऊपर से कितने दिन भर के कार्बन के जो छोटे छोटे अंश हैं, धूल, मिट्टी, विकार, जो भी वायुमंडल में वो सब गिरेंगे, तो अमृत के अपेक्षा वो विष बन जाती खीर। तो इसलिए मना नहीं रहे हम बहुत समय से। लेकिन इस बार अच्छा समय चल रहा है, वर्षा हुई है, ये लाभ है। वर्षा से हानियाँ बहुत हुई, मैं बता रहा हूँ, किसानों को, सबको, लोगों के घर उजड़ गए, बहुत बुरा हाल हुआ है। लेकिन शरद पूर्णिमा की दृष्टि से ये समय इस बार का बहुत वर्षों के बाद ये मिला है, और इसको ज़रूर आप जो है मनाएं। अब विचार करते हैं कि शरद पूर्णिमा कब मनाई जानी चाहिए। तो उत्तर भारत के लोग जो हैं और उत्तर पश्चिम भारत के लोग, उनको तो आश्विन में ही मनानी चाहिए, क्योंकि 4 मास हैं वर्षा ऋतु के, चातुर्मास। 1 जून से केरल में मानसून आ जाता है और फिर वो वापस लौटता है। अभी 2-3 दिन पहले 30 तारीख को ही मौसम विभाग की सूचना मैं सुन रहा था, वो लिखा कि राजस्थान का, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, कुछ पंजाब के ज़िलों से मानसून लौटा, यानी लौट गया, देर से लौटा है थोड़ा सा। तो यहाँ आता भी देर से है उत्तर पश्चिम भारत में, और जल्दी लौट जाता है। तो कहीं 2 महीने का रहता है, कहीं 1.5 महीने का रहता है। तो यहाँ जो है शरद ऋतु आश्विन पूर्णिमा को ही मनाई जानी चाहिए, क्योंकि वर्षा के बाद आसमान साफ होता है, तो चंद्रिका बहुत जिसे आप क्या कहेंगे, खिले हुए रूप में हमें पूरी मिल जाती है। अन्य ऋतुओं में क्या होगा, आसमान गंदा होता है, चंद्रिका पूरी मिल नहीं पाती। अब जो विंध्याचल से नीचे के हैं और जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं, जहाँ मानसून धीरे धीरे वापस जाएगा, सितंबर के आखिर तक वापस जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ के लोग मनाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनको जो मनाना चाहिए ज्योतिष की दृष्टि से जो मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेद की दृष्टि से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मानसून चला जाए, जब शरद ऋतु आरंभ हो जाए, वर्षा के दोष शांत हो जाएं, उस समय उनको वो मनानी चाहिए। तो वहाँ जो लोग हैं, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, महाराष्ट्र का कुछ जो तटीय क्षेत्र है, सह्याद्री जिसे हम कहते हैं, पश्चिमी घाट, उनको
कार्तिक पूर्णिमा को मनानी चाहिए, शरद पूर्णिमा। वो भी शरद ऋतु की पूर्णिमा है और आश्विन पूर्णिमा भी शरद ऋतु की पूर्णिमा है। ये ऋतु की पूर्णिमा है, ऋतु के साथ पूर्णिमा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो वहाँ मानसून देर से लौटेगा और फिर आसमान साफ होगा और जो वर्षा रुक जाएगी, वर्षा के कुछ समय बाद पश्चिमी हवाएं चलेंगी, रुक्षता आएगी और उसके बाद शरद ऋतु का वहाँ प्रभाव होगा। लेकिन उत्तर और विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत, उसमें तो आश्विन पूर्णिमा को ही मनाना चाहिए। ये हर साल जो है 11 दिन पहले आती है और फिर तीसरे वर्ष मलमास आ जाएगा तो 20 दिन पीछे चली जाएगी। तो ऐसे ये ऋतु के अनुसार ही आती है, लेकिन अंतर पड़ता जाता है। तो दक्षिण भारत के लोग जिस साल मलमास हो, अधिमास जिसे कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, दक्षिण भारत के लोगों को उस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा नहीं मनानी चाहिए। क्यों? वो लगभग 20 नवंबर के बाद आएगी, क्योंकि विलंब से मलमास जब होगा तो 30 दिन का अंतर पड़ जाएगा और 30 दिन का है, लेकिन साल में 11 दिन सूर्य के अनुसार छोटा है चंद्रमा का मास, तो 20 दिन लगा लीजिए कि 20 दिन विलंब से आएगी, तो 20 दिन का अंतर हो जाएगा, वो ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो जिस वर्ष मलमास हो, एक चंद्रमा का अधिमास हो, उस साल दक्षिण भारत के लोगों को आश्विन पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा मनानी चाहिए। क्यों? कार्तिक पूर्णिमा तक बहुत विलंब हो जाएगा और आसमान बहुत दूषित हो जाएगा और शरद ऋतु के जो प्रभाव हैं वो भी शरीरों पे ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो इसलिए अंग्रेजी तिथि के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 20 नवंबर के बाद यदि शरद पूर्णिमा आए तो जैसे पिछले वर्ष आई थी 20 में, 21 में ठीक थी, इस साल जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगले साल मलमास फिर आएगा, फिर वो अगले वर्ष और विलंब से आ जाएगी। तो दक्षिण भारत के लोगों के लिए एक वर्ष 3 वर्ष में एक वर्ष यानी हर तीसरे वर्ष शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा को ही उनको मनानी चाहिए। ऐसा मेरा मत है, शास्त्र का नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मैं जो ज्योतिष के अध्ययन करता हूँ और जो मैं आयुर्वेद का अध्ययन करता हूँ, उसकी दृष्टि से शरद पूर्णिमा हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को कब लाभ देगी, उस दृष्टि से मैंने ये अपने विचार रखे। अब देखिए, अब क्या करना है। अब चंद्रिका जो है, 2 वर्ष में 2 चंद्रिकाएं यानी 2 ऋतुओं की चंद्रिका सबसे उत्तम है। एक आश्विन की और एक चैत्र की। चैत्र में भी और आश्विन में, इन 2 में सबसे उत्तम मानी जाती है। इसलिए सामान्यतया आश्विन मास की पूर्णिमा को क्या करना चाहिए, इसको मनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि भौगोलिक अंतर है तो इसलिए दक्षिण के लिए ये भेद था। लेकिन 2 जो समय हैं, दोनों समयों में सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है। लेकिन आयुर्वेद के आचार्य हैं भाव मिश्र, उनकी पुस्तक है भाव प्रकाश, उसमें लिखा है शरद ऋतु में सर्दी एतानि पथ्यानि इंदुरश्मयः प्रदोषे। शरद ऋतु में प्रदोष काल का क्या कहलाता है, प्रदोषो रजनी मुखम, रात्रि का जो मुख है, अर्थात अंधकार होते ही जो रात्रि का कुछ समय है उसको प्रदोष काल कहते हैं। जब तक हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो कहते हैं प्रदोषे। आश्विन मास के प्रदोष काल में विशेषकर, वैसे तो शरद ऋतु लिखा है, शरद ऋतु के प्रदोष काल में इंदुरश्मयः पथ्यानि, चंद्रमा की किरणें पथ्य हितकारी हैं, यानी आश्विन और कार्तिक दोनों में। लेकिन आश्विन में क्यों? क्योंकि उत्तर भारत के लिए कि वर्षा के बाद आसमान साफ रहता है। ज्यों ज्यों हम शरद ऋतु के
दूसरे चरण में पहुंच जाएंगे कार्तिक में, तब आसमान बहुत गंदा हो जाता है, जैसे अब भी हो जाएगा। 10, 15, 20 दिन के बाद आप देखना क्या हालत हो जाएगी, और दिल्ली तो नर्क बन जाता है। आप जानते हैं शहरों की क्या स्थिति हो जाती है। तो शरद पूर्णिमा सामान्यतया ये मनाते हैं हम। तो अब ये हितकारी क्यों बताई? उस समय चंद्रमा की किरणें अच्छी तो हैं, लेकिन ये शीतल हैं, और शीतल जो किरणें हैं, चंद्रमा क्या करता है? आप्य भाग को बढ़ाता है, हमारे शरीर के अंदर कफ की वृद्धि करता है, तरलता की वृद्धि करता है। और वसंत ऋतु में तो कफ बहुत होता है, कुपित ही हो जाता है। तो इस ऋतु में चंद्रमा की किरणें स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा गुणकारी हैं। अब वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा गुणकारी क्यों है, कैसे इसका लाभ हो, कैसे करें, इस विषय के ऊपर हम इसके अगले व्याख्यान में विचार करेंगे। तो ये पहला जो आज का हमारा पाठ है शरद ऋतु का, यहीं हम समाप्त करते हैं। दूसरे पाठ पर आगे की आयुर्वेद की दृष्टि से उस पर विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।